हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोडायनामिक को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुलाम्स लॉ के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बेसिक नॉलेज के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो जो कुलाम्स लॉ है वो एक टाइप का फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, तो जब भी हम फिजिक्स की कोई एक नई ब्रांच डेवलप करते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो हम फंडामेंटल लॉ से करते हैं। ठीक है, जैसे हमने जब ग्रेविटेशनल मैकेनिक्स को जब स्टार्ट किया तो वहाँ पे जो फंडामेंटल लॉ आता है अपने पास क्या आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ आता है। या फिर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग भी हम एक फंडामेंटल लॉ से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम फिजिक्स की एक नई ब्रांच डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसकी स्टार्टिंग भी किससे होगी, एक फंडामेंटल लॉ से होगी। वो फंडामेंटल लॉ क्या रहने वाला है यहाँ पे, कुलाम्स लॉ। ठीक है, अब फंडामेंटल लॉ का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल लॉ का मतलब होता है जिसका कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट और थ्योरी के ऊपर बेस होता है। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो एक टाइप का एक्सपेरिमेंटल लॉ है जिसका कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो लॉ है 1785 में के आसपास ये लॉ दिया गया था। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट है वो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे और साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स अगस्तीन डी कुलाम्स। ठीक है, और इसी नाम के ऊपर फिर ये इस लॉ का नाम रख दिया गया कुलाम्स लॉ। ठीक है, तो कुलाम्स साहब ने इस लॉ को 1785 के अंदर फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि कुलाम्स साहब को जो चार्ल्स अगस्तीन डी कुलाम्स हैं इनको कहाँ से आइडिया आया कि कुलाम्स लॉ इस टाइप से देना है? तो इसका जो आइडिया है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से कहीं ना कहीं आया है। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये होता है अपने पास F=G m1m2/r²। ठीक है, तो इस लॉ की हेल्प से कुलाम्स साहब ने ये जो कुलाम्स लॉ है इसको डेवलप किया। ठीक है, अब कुलाम्स साहब का जो कुलाम्स लॉ है वो क्या है? कुलाम्स लॉ होता है अपने पास F=K(Q1Q2/r²। ठीक है, अब इसके ऊपर इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बाद में देखेंगे ये कहाँ से और कैसे आया। ठीक है, तो ये वाला जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है ये अपने को बताता है कि यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी है उनके बीच में जो फोर्स लगेगा और जो फोर्स लग रहा है वो कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे दो स्टैटिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा कुलाम्स साहब ने बताया कि वो जो फोर्स है वो कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सेकेंड ये कि यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज किया गया है जिसको हम जी बोलते हैं, जिसका नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मींस पूरे यूनिवर्स में मैं कहीं पे भी चला जाऊँ तो जो जी की वैल्यू है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। जी की वैल्यू सेम वही रहेगी 6.67 × 10⁻11 या -11 वाली। ठीक है, उसके बाद जो के है, के क्या है यहाँ पे? के है यहाँ पे कोलम्बियन कांस्टेंट, या फिर आप इसको जानते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट के नाम से। तो यहाँ पे जो जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा पूरे यूनिवर्स में। पर यहाँ पे जो के है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, के यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। के की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम के ऊपर। मींस के की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम कैसा है। ठीक है, तो कुलाम्स साहब ने क्या बताया? कुलाम्स साहब ने बताया कि अपने पास ये दो स्टैटिक चार्ज हैं, स्टैटिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक बार इसका जो प्रूफ है वो भी देख लेते हैं किस टाइप से हम ये निकालेंगे। तो ये हमने कोई भी दो स्टैटिक चार्ज मान लिए, यहाँ पे अपने पास स्टैटिक चार्ज बोले तो दो रेस्ट वाले चार्ज हमने मान लिए। फर्स्ट वाला जो चार्ज है इसके ऊपर हमने फर्स्ट चार्ज के ऊपर हमने चार्ज मान लिया Q1 और सेकंड के ऊपर मान लिया Q2। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे R मान ली। अब इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर बात करने से पहले एक बार एक पॉइंट पे और बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन दो चार्ज के बीच में फोर्स क्यों लगेगा? ठीक है, अब इस वाले चार्ज को क्या पता कि मेरे पास कोई दूसरा चार्ज भी बैठा है, या फिर इस वाले चार्ज को क्या पता कि मेरे पास एक और चार्ज बैठा है और उसके ऊपर मेरे को फोर्स लगाना है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी बात करते हैं। अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुए, मतलब लाइक चार्ज हुए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज हुए तो इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा। ठीक है, अब इस बात के ऊपर वापस आते हैं कि अब इस वाले चार्ज को क्या पता कि मेरे पास एक चार्ज है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्यों लगाएगा। अब ये तो अपने को पता है लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये अट्रैक्ट और रिपेल क्यों करते हैं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन क्यों होती है, इसके ऊपर हम यहाँ पे बात करें। तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन का जो कारण है, क्लासिकल फिजिक्स तो कहती है कि ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज एक
एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लासिकल फिजिक्स तो ये बोलते हैं कि ये इनका नेचर है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। पर इसका जो जवाब है वो मॉडर्न फिजिक्स जरूर देती है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो बड़े अच्छे से इसका जवाब देती है, ठीक है। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसका रीजन होता है एक्सचेंज पार्टिकल नेचर। मतलब ये जो फर्स्ट वाला जो चार्ज है यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल लगातार सेकंड चार्ज के पास जाता रहेगा, और सेकंड चार्ज पार्टिकल से एक चार्ज कहाँ पे जाता रहेगा? फर्स्ट चार्ज के ऊपर जाता रहेगा। और जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या रहेगा अपने पास? फोटोन, ठीक है। फोटोन के बारे में आपको पता होगा, फोटोन क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, इसका रेस्ट मास 0 होता है और फोटोन किसी भी चार्ज को कैरी नहीं करता, ठीक है। अब ये भी आपको जवाब मिल गया होगा कि दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन की होती है, फोर्स क्यों लगता है? वो एक्सचेंज पार्टिकल नेचर के कारण लगता है, और एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है? यहाँ पे फोटोन होता है। बिल्कुल सिमिलर अगर मैं ग्रेविटेशनल की बात करूँ तो आप इनको चार्ज ना मान के यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी मान लो, ठीक है। ये मैंने सन मान लिया और ये मैंने अर्थ मान ली। तो अब इस सन को क्या पता कि यहाँ पे अर्थ है, तो यहाँ पे भी जो फोर्स लगेगा उसका रीजन क्या होता है? एक्सचेंज पार्टिकल नेचर ही होता है। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल के केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल होगा वो क्या होगा? ग्रेविटोन होगा। और ये अब तक एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, अभी इसको ढूंढा नहीं गया, पर इसकी स्पीड जो मानी गई है मासलेस पार्टिकल है वैसे ये, और इसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर मानी गई है, ठीक है। आप वापस आते हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि ये दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो फर्स्ट पैरामीटर है जो वो क्या है? जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों चार्ज के जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। मतलब यहाँ पे जो चार्ज और यहाँ पे जो चार्ज है, इन दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट है उसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज। मतलब यहाँ पे चार्ज का अगर मैं मैग्नीट्यूड भी लेना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। मतलब अगर मैं जो Q1 चार्ज है मान लिया ये 5 कूलम का, जो Q2 चार्ज है वो 5 कूलम का फर्स्ट केस में। अब दोनों का मल्टीपल करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 25 आएगा। फर्स्ट केस ये है। सेकंड केस में मैंने मान लिया ये क्या है? 25 का, और ये भी क्या है? 25 का। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो कितना आएगा? 625 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इन दोनों चार्जों का प्रोडक्ट कम था तो इन दोनों चार्जों के बीच में फोर्स भी कम ही लगेगा, ठीक है। अब अगर दोनों चार्जों का प्रोडक्ट ज़्यादा आया है तो यहाँ पे फोर्स और ज़्यादा लगेगा, अगर प्रोडक्ट और ज़्यादा आता है तो फोर्स और ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये मतलब था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा दोनों चार्ज का तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, अगर प्रोडक्ट कम है तो यहाँ पे फोर्स भी कम लगेगा। दूसरा जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आर के क्या कर दिया हमने? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब मान लिया मेरे पास इसको समझने के, मान लिया मेरे पास कोई दो मैग्नेट हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक मैग्नेट है और ये मेरे पास कोई दूसरी मैग्नेट है। अब इन दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मान लिए दोनों मैग्नेट बहुत पास पास हैं, तो क्या करेगा? इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। अब सेकंड केस में क्या करता हूँ मैं? अब इन दोनों मैग्नेट की थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा कर देता हूँ। एक मैग्नेट यहाँ पे रखता हूँ, दूसरी मैग्नेट मैंने यहाँ पे रख दी। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा और ज़्यादा हुई तो यहाँ पे जो फोर्स है दोनों मैग्नेटों के बीच में लगने वाला वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एक मैग्नेट मैं यहाँ पे रख दूँ और दूसरी उठा के किसी रेलवे ट्रैक के ऊपर रखा हूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? बहुत ज़्यादा है। अब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुई तो मैग्नेट के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर अगर चार्ज के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को कंबाइन कर दूँ तो क्या आ जाएगा? F इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करके हम जब इक्वेलिटी का साइन लेके आते हैं तो क्या आ जाएगा? कोई कॉन्स्टेंट आएगा। कॉन्स्टेंट क्या आएगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब के क्या है? यहाँ पे के है अपने पास कोलम्बियन कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है अगर एग्जैक्ट वैल्यू बोलूँ तो 8.95 इंटू 10⁻9 होती है, या फिर अप्रोक्सीमेट जो आपकी बुक में लिखी होती है वो इतना होगी 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट है, यूनिट कैसे निकालेंगे? के को यहीं रखूंगा, आर को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊंगा, चार्ज को इस तरफ ले आऊंगा। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? फोर्स की ऐसा यूनिट होगी न्यूटन, ठीक है। और आर दूरी की क्या होगी? मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है। चार्ज इधर आएगा तो यह हो जाएगी कूलम पर कूलम स्क्वायर,
ठीक है, ये के की वैल्यू होती है। और के यहाँ पे कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम के ऊपर। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा के इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम। ठीक है, अब के की एक और वैल्यू होती है अपने पास, वो वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो वो वाली वैल्यू आती है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का, अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, स्लोली बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, मतलब परमिट करने की क्षमता, किसी भी मीडियम की या किसी भी जगह की इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परमिट करने की, अपने अंदर से पास होने देने की कितनी क्षमता है, वो मीडियम अपने अंदर से उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ कर रहा है, कितना पास होने दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, परमिट करने की क्षमता, पास होने देने की क्षमता। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जो के की यूनिट निकाली थी, ठीक उसके अपोजिट यहाँ पे इसकी यूनिट आ जाएगी अपने पास कूलम्ब स्क्वायर और पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पाई R का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास कूलम्ब्स लॉ। और एक पॉइंट यहाँ पे और रहता है, जो के की वैल्यू है एक तो वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, दूसरा डिपेंड करती है कि किस यूनिट के अंदर हम इसको सोल्व कर रहे हैं। अगर के की वैल्यू में सीजीएस के अंदर देखो तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब कूलम्ब्स लॉ की एक बार डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो कूलम्ब्स लॉ वो क्या है, एक फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, जिसका जो इसका जो यूज है या फिर इसका जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डेवलप करने के लिए, जो इलेक्ट्रोडायनामिक है या इलेक्ट्रोस्टैट है, इसको डेवलप करने के लिए कूलम्ब्स लॉ का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अगर कूलम्ब्स लॉ शायद कूलम्ब साहब अगर कूलम्ब्स लॉ ना देते तो शायद आज ये सब ब्रांच ना होती फिजिक्स की। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या रहेगी, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे किस लिए यूज किया गया है, क्योंकि दो स्टैटिक चार्ज लेके चलेंगे हम। स्टैटिक का मतलब दोनों चार्ज क्या होंगे अपने पास, रेस्ट में होंगे। जब वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होंगे तो उन चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लगेगा, अगर लाइक चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये कह रहा है जो फोर्स है वो कि कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स डिपेंड करेगा उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज पे। ठीक है, तो रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, प्रोडक्ट के चार्ज के प्रोडक्ट के या चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच की दूरी के। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ मेन फीचर के ऊपर। तो जो कोलंबियन फोर्स हैं, कोलंबियन फोर्स हैं, ये सेंट्रल फोर्स होते हैं, मतलब ये हमेशा एक दूसरे को सेंटर की तरफ ही खींचते हैं। जो लाइन इन दो चार्ज को ज्वाइन करती है तो इन लाइन के अकॉर्डिंग ही इनमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं द फोर्स इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कौन सी, वो स्ट्रेट लाइन जो इन चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करती है, उन स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा। उसके बाद हम बात करें इसकी लिमिटेशन के ऊपर, तो इसकी लिमिटेशन क्या है, अगर अपने पास कोई भी पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के ऊपर तो ये वैलिड है। अगर मैं कोई आर्बिट्रेरी चार्ज लेके चलता हूँ, आर्बिट्रेरी चार्ज का मतलब किसी भी शेप का, मान लिया इस शेप का मैंने कोई चार्ज ले लिया और यहाँ पे इस शेप का कोई चार्ज ले लिया, तो वहाँ पे ये जो लॉ है वो फोर्स कैलकुलेट करके या फिर वहाँ पे ये लॉ क्या है, इनवैलिड है, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो लॉ है वो ओनली स्फेरिकल सिमेट्री के लिए ही वैलिड है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने यही लिख रखा था, चार्ज मस्ट हैव स्फेरिकल सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो स्फेरिकल सिमेट्री के ऊपर है या फिर कोई मेटेलिक स्फीयर है जो स्फेरिकल है। ठीक है, मेटेलिक स्फीयर के ऊपर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, बस कंडीशन यही वो स्फेरिकल होना चाहिए, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो या फिर कोई और चीज़ हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि दो चार्ज एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए नहीं होने चाहिए। अगर दो चार्ज एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पर भी हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, और जो थर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चार्ज के ऊपर वैलिड है। अगर चार्ज रेस्ट में है तभी ये वैलिड है,
अदरवाइज ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो सेकंड हमने यहाँ पे लिख रखी है द चार्ज मस्ट नॉट ओवरलैप, दो चार्ज एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए नहीं होने चाहिए, दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट पॉइंट चार्ज, मतलब अलग अलग चार्ज होने चाहिए, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद द चार्ज मस्ट बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अदर, अब जो चार्ज है वो क्या होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तभी हम कूलम्ब्स लॉ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स रहते हैं जो आने वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होंगे, अब उन पॉइंट्स के ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब मान लिया अपने पास कोई भी दो चार्ज है और एक चार्ज ये मान लिया हमने, दूसरा चार्ज ये मान लिया, अब एक पॉइंट रहता था उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो कोलम्बियन फोर्स है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब मान लिया मेरे पास ये एक चार्ज ए है, ये दूसरा चार्ज बी है, ठीक है, और ये दोनों मैंने लाइक चार्ज मान लिया, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ए वाला चार्ज बी वाले चार्ज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाले चार्ज ने बी वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एफ बी ए, मीन्स फोर्स लगा बी के ऊपर, किसके कारण, ए के कारण, फोर्स इज बी ड्यू टू ए। अब जो बी चार्ज पार्टिकल है वो ए के ऊपर भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, कितना, एफ ए बी, फोर्स लगा ए के ऊपर, किसके कारण, बी के कारण, ठीक है। अब फोर्स अपने को पता है वेक्टर क्वांटिटी है, अब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब अगला पॉइंट ये है कि अगर मान लिया मेरे पास ये दो चार्ज हैं, दो चार्ज के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, अब अगर मान लिया मैं कोई तीसरा चार्ज यहाँ पे ले आऊँ, तो अब आप बता सकते हैं कि इनके बीच में क्या जो फोर्स लग रहा था उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है कि दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसी थर्ड चार्ज के कारण कम या ज़्यादा नहीं होगा, या इन दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, थर्ड चार्ज के कारण उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था अपने पास कूलम्ब्स लॉ। अगर आपको इसके अंदर से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।